वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल एंड यू वाचिंग बिहार टुडे। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके गेट बी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना। वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें सारे आपके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले इस वीडियो में सेक्शन बी कवर करूंगा एंड सेक्शन बी में भी वो टॉपिक कवर करने वाला हूं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे सिलेबस का ये पीडीएफ है जहाँ पे बायो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ये सब जो टॉपिक है वो मैं वीडियो के पहले कुछ घंटों में कवर करने वाला हूँ। एंड उसके बाद जो भी कॉमन टॉपिक है आपने अगर सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया होगा लाइक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई जो टॉपिक्स है वो कॉमन है। तो वो टॉपिक्स ना मैं वीडियो के थोड़ा लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ, लाइक जैसे टेक्निक्स वाले वीडियो हो गए, फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम हो गए, उसके बाद आपके बायोमोलिकुल्स हालांकि यूनिट 1 है तो ये पहले ही मैं पढ़ाऊंगा अभी। एंड हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी हो गया, ये आपके कॉमन टॉपिक में से है। बाकी फिर यहाँ पर मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज है, रिसर्च टूल है, ये सब चीज़ें ना मैं काफ़ी आपके स्टार्टिंग में ही वीडियो के पढ़ाने वाला हूँ। फिर उसके बाद सेक्शन ए, ये बिल्कुल लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि सेक्शन ए की बात करें तो इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो जो आने वाली है वो आपके +2 ग्रेड पे ही आएगी, तो काफ़ी आसान होने वाली है। एंड उतना जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा उतना सफिशियंट है सेक्शन ए में स्कोर करने के लिए। तो अगर इसके क्वेश्चन पैटर्न की बात कर ले तो टोटल आपके यहाँ पे 240 मार्क्स के होते हैं एंड 160 क्वेश्चन होने वाली है। तो सेक्शन ए में टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे आपके एंड 60 में से 60 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 आपका नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने एक गलत किया है तो 0.5 जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग लगेगा। सेक्शन बी की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आने वाली है एंड 100 में से आपको सिर्फ 60 ही अटेम्प्ट करने, यानी आपके पास ऑप्शन होता है कि 40 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि उनमें से देख के जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें आती है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें बायोटेक्नोलॉजी जो परस्यू करें अंडर ग्रेड में उनके लिए ये पेपर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ईजी होने वाला है कंपेयर टू जो लाइफ साइंस है, या फिर भी स्टिल यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि सभी को इक्वल करने के लिए। एंड इसमें टोटल आपके 180 मार्क्स के 3 नंबर का ईच क्वेश्चन होने वाला है, तो टोटल 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन में से 180 मार्क्स का होगा। टोटल अगर बात करें तो टोटल 240 मार्क्स आपके इसी में से बनेंगे, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए सेक्शन बी मिलाकर। एंड 240, तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अच्छी खासी रहती है इसमें। एंड एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें मेनली आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक सही होगा। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एनईटी वाले क्वेश्चन आ गए या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आ गए, वैसा नहीं होने वाला। तो इसलिए इसमें स्कोर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है आईटी जैम या किसी और एग्जाम के कंपेरेटिव में। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है सेक्शन बी का। सेक्शन ए का इन्होंने सिलेबस नहीं दिए रखा है, बट आपको ऑल ओवर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है एंड सिर्फ उस सेक्शन से क्वेश्चन बनते आए हैं तो वही मैं सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायो में। तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री एंड आपके ऑर्गेनिक तीनों हम पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी सिमिलरली कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही हैं जो हम पढ़ने वाले हैं एंड फिर बायो में जूलॉजी, बॉटनी जो भी जेनेटिक्स का पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है +2 ग्रेड पे, तो वो हम पढ़ेंगे। एंड मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के जो मैथ्स के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं एंड मोस्ट जो प्रोबेबल मेमोरी बेस वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे नोट्स दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली मेमोरी बेस वाले जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आप याद रखें एंड डायरेक्टली टिक मारें। इतना नहीं है कि सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैथ्स को आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, टोटली भी अवॉइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, एक बार जरूर आप उसे देख लेना। साथ में सारे नोट्स भी आप ले सकते हो क्योंकि कई लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि सीयूईटी पीजी लाइफ साइंस के लिए मैंने वीडियो डाला था और वो ट्रेंड किया था। तो उसमें मैंने क्या किया था कि सबसे ज़्यादा रीज़न ये था कि वो वीडियोस पे व्यूज़ इसलिए मेरे आए क्योंकि टू द पॉइंट थी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स थी और काफ़ी हेल्पफुल थी। आफ्टर एग्जाम कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि काफ़ी अच्छी नोट्स थी, और बिल्कुल उसी पैटर्न में मैं आपके गेट बी के लिए भी प्रिपेयर किया है, जिसमें बिल्कुल टू द पॉइंट हो गए, एग्जाम ओरिएंटेड। और सबसे खास बात, हर यूनिट के बाद आपके प्रीवियस ईयर की जो पीवाईक्यूज़ है वो मैं यहाँ पे हर यूनिट के बाद मैंने लगा दिया है, यूनिट वाइज पीवाईक्यू एमसीक्यू। तो जो पहला टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली बायोमोलिकुल्स से ही होने वाली है। तो ये बेसिकली आपका नोट्स है जहाँ पे आप देख सकते हो बायोमोलिकुल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट 1 जो है वो आपको ऐसा पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा नोट्स है और थोड़ा सा मैं स्पीड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो ये जो एमसीक्यू है ना वो बिल्कुल यूनिट वाइज है, तो ये बिल्कुल आपको काफ़ी अच्छा कर देगा आपका पूरा। एक बार आप रीड करोगे सारी चीज़ें, उसके बाद ये एमसीक्यू अगर आप देख लेते हो तो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मैंने सीयूईटी पीजी जब लाइफ साइंस के लिए पढ़ा रहा था तो हर यूनिट वाइज मैंने एमसीक्यू रखा था, जो कि एज इट इज़ उठ के आ गई थी। यूनिट वाइज एमसीक्यू लगाने से ही फायदा होता है।
कि आपके यूनिट आपने पढ़ा और फिर जब एमसीक्यू आप लगाते हो तो सारी चीज़ें लग जाती है इजीली, तो याद भी हो जाती है आपकी पूरी यूनिट भी और एमसीक्यू भी कि इससे ये एमसीक्यू बन सकती है और ये आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पढ़ना। बाकी मैंने बता दिया है कि आप इस तरीके से नोट्स ले सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा अपना व्हाट्सअप नंबर एंड बाय ईमेल आईडी में आपको पूरा फोल्डर भेज दूंगा, जिस फोल्डर में सारे कुछ आपको यूनिट वाइज आपके गैट बी के लिए पीडीएफ होंगे, जहाँ से इजीली आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। एंड साथ में ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर की PYQs हैं विथ आंसर यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। तो ये 2022 का PYQ एक बार जरूर आप जस्ट आंसर इसका देख लेना। आप एटलीस्ट 2 से 3 साल तक का आपको देख के जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर काफ़ी रिपीटेड होती है, तो यहाँ पे आंसर भी जो आंसर की है वो यहाँ पे आपको दिखेगा एट द एंड। बट आपको सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा पूरा, तो मैं ट्राई करूंगा वन शॉट वीडियो में सारे यूनिट में आपके कवर कर दूं। स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर फॉर्म बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो जितनी भी हमारी लाइफ की लाइक मेटाबॉलिज्म वगैरह है उसके लिए बायोमोलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लाइक इसमें आपके बेस्ड ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइड्स। एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपके पॉलीमर्स मिलते हैं जिसमें कोवेलेंट लिंकेज ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे मल्टीपल माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। 4 मेजर क्लास आपको मिलते हैं बायोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स के: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आप जानते हो कि जो मेरा नोट्स है वो बिल्कुल आसान वर्ड्स में होते हैं एंड काफ़ी टू द पॉइंट होते हैं। बिल्कुल आपके मैं सिलेबस से स्टिक रहता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही हार्ड चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ एंड वो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, वैसे नहीं। आपको पूरा सिलेबस, क्योंकि आपने देखा कि सिलेबस कितना ज़्यादा है, तो आपको हर टॉपिक मालूम होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको बिल्कुल डेप्थ वाली चीज़ें मालूम हो। इतना डेप्थ वो पूछते भी नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:1 की रेशियो में होती है। CH2O का होल एन होता है, ये बेसिकली जनरल फॉर्मूला है। एंड इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोनोसेक्राइड एक सिंपल शुगर होती है जिसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यानी 1 मॉलिक्यूल वाले होते हैं आपके, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। देन डाइसेक्राइड होती है, वो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के ज्वाइन होने से बनती है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो कई बार ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि लैक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड क्या है। तो लैक्टोज आपके डाइसेक्राइड है। फिर आपके कंपोजिशन भी कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से 2 मोनोमर से मिलकर बने हुए होते हैं लैक्टोज, तो लैक्टोज प्लस ग्लूकोज के मिलकर बने होते हैं। देन पॉलीसेक्राइड है, ये लॉन्ग चेन वालों को हम कहते हैं जिसमें स्टार्च एंड सेलुलोज होती है आपकी। बायोमोलिक्यूल्स आर एसेंशियल होती है फॉर हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। ईच क्लास हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन होती है। दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर क्लोजली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अंडरस्टैंडिंग देम द इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल एंड मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे पॉलीसेक्राइड के यहाँ पे मैंने जैसे पॉलीसेक्राइड सोर्स एंड प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, जैसे स्टार्च जो है वो आपके प्लांट में मिलते हैं एंड इसका मेन एनर्जी स्टोरेज होती है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में। देन ग्लाइकोजन है वो आपके एनिमल्स में होते हैं एंड एनर्जी स्टोर करती है लीवर और मसल्स में। सेलुलोज जो होती है वो प्लांट्स में होते हैं एंड इसके फंक्शन क्या है कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है सेल वॉल को। काइटिन जो फंगल एंड इंसेक्ट्स में होते हैं जो कि एक्सोस्केलेटन ऑफ या एंड फंगल सेल वॉल के होते हैं आपके। नाउ मूव टू नेक्स्ट आपका पॉइंट है लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो मेम्ब्रेन एंड स्टोरेज का काम करता है। नेचर ये हाइड्रोफोबिक होती है यानी वाटर फियरिंग एंड नॉन पोलर होती है लिपिड्स आपके। इसके मेजर टाइप्स आपको मिलते हैं ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। तो जो ट्राइग्लिसराइड है 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के बने होते हैं एंड यूज फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए यूज होती है। फॉस्फोलिपिड तो जैसे जैसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं बिल्कुल एज इट इज आपको रीड कर लेना है, आपको याद कर लेना है। फास्फोलिपिड जो है वो फॉर्म करती है सेल मेम्ब्रेन बाइलियर। दे हैव अ हीट दैट लाइक वाटर एंड टेल जो होती है वो हीट करती है आपके। स्टेरॉइड्स जो है वो कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होती है लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मोन्स। तो यहाँ सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो होती है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, वो सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर लाइक आपके बटर आपने देखा होगा वो सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर लाइक ऑयल। नाउ प्रोटीन जो है वो एक मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स होती है। इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पर अमीनो एसिड जो होती है वो मिलके आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं। मल्टीपल अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं देन फिर ये फॉर्म करते हैं आपके प्रोटीन को। फिर डीनेचुरेशन, व्हेन प्रोटीन लूजेज इट्स शेप ड्यू टू हीट और पीएच इट लूजेज इट्स फंक्शन। तो अगर यहाँ पे अगर देखो प्रोटीन को अगर हम तोड़ते हैं तो ये अपना फंक्शन भी खो देता है।
तो 4 लेवल ऑफ यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। तो जो प्राइमरी होती है वो लीनियर होती है, एंड सेकेंडरी इसमें आपके अल्फा एंड बीटा शीट मिलती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इसमें। इसमें पेप्टाइड एंड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। टर्शरी 3D शेप की होती है, 1 पॉलीपेप्टाइड चैन होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड डाइसल्फाइड ब्रिज होती है। क्वाटनरी मल्टीपल चेन्स वर्किंग टुगेदर, लाइक आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का क्वाटनरी स्ट्रक्चर होती है, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन इसमें होती है आपकी। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म देख सकते हो आप प्रोटीन का। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी में आपको अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट मिलती है। टर्शरी में आपके ये 3D शेप के स्ट्रक्चर होती है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है आपकी। नाउ न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक ब्लूप्रिंट बेसिकली हम इसे कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड जो है, ये काफ़ी पूछते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं आपके। ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ। तो न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें शुगर, ये यहाँ पे आप शुगर मॉलिक्यूल देख सकते हो, देन उसके बाद फॉस्फेट होती है एंड नाइट्रोजनस आपके बेस होते हैं। तो ये तीनों मिलकर आपको क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। नाउ डीएनए जो होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डबल हेलिक्स होती है। एंड डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन की जगह ही आपके यूरासिल आ जाती है, तो आरएनए हो जाती है। फंक्शन क्या है डीएनए का कि लॉन्ग टर्म ये डाटा स्टोर करने का काम करती है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जिसमें शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है, एंड ये आपका बेस पेयर है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होती है, एंड यहाँ पे थाइमिन की जगह मैंने बताया था कि यूरासिल आ जाती है। फंक्शन क्या है आरएनए का, तो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, रेगुलेशन करती है। बेस पेयरिंग रूल्स की बात करते हैं तो ए पेयर करती है आपके टी से, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करती है। तो यहाँ पे ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर करिए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपके जी सी करते हैं। सो फॉर्म फॉलो फंक्शंस, स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए इसमें लैक होती है 2H ग्रुप, मेकिंग अ मोर स्टेबल देन द आरएनए। आप जानते हो कि डीएनए जो होती है वो कंपेरेटिवली आरएनए से ज़्यादा मोर स्टेबल होती है, एंड स्टोर करती है आपकी जेनेटिक इन्फो फॉर ए ईयर। स्ट्रेंथ करेक्ट तो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर एक्ट लाइक अ बायोलॉजिकल कोप फॉर आवर स्किन एंड बोन्स। इफिशिएंसी एंजाइम हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होते हैं जो शेप्ड करते हैं परफेक्टली टू फिट ओनली ए मॉलिक्यूल। दे वर्क ऑन, तो लॉक एंड की के यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी कुछ, जैसे लॉक एंड की थ्योरी हो गई या फिट इंड्यूस थ्योरी हो गई, ये सब हम अभी जानेंगे। नाउ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्लूइड मोजाइक वायरस, जिसे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1992 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या था कि मेम्ब्रेन आर डायनेमिक होती है स्ट्रक्चर इन विच प्रोटीन इम्बेडेड विद इन और एसोसिएटेड विद फ्लूइड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर की होती है। द मेम्ब्रेन बिहेव्स एज अ 2 डायमेंशनल लिक्विड अलाउइंग लेटर मोबिलिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो ये मॉडल थी, इसमें जो कंपोनेंट्स है वो इजिली मूव कर सकती थी यहाँ पे। तो ये फ्लूइड मोजाइक यहाँ पे मॉडल है जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। नाउ केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो लिपिड लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड फॉर्म करती है बाइलेयर ड्यू टू देयर एम्फीपैथिक नेचर। तो इसमें बात करें हाइड्रोफिलिक जो होती है वो पोलर होती है, हेड फेस होती है, हेड फेस द एक्वस इन्वायरमेंट, एंड हाइड्रोफोबिक आप जानते हो कि ये टेल जो होती है वो फेस करती है इनवर्ट की तरफ। मेजर लिपिड टाइप इसमें आपके फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स मिलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है कोलेस्ट्रॉल जो होती है मॉड्यूलेट करती है फ्लूइडिटी एंड परमेबिलिटी को, एंड ग्लाइकोलिपिड जो होती है इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होती है। तो ये फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आपका है। नाउ प्रोटीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ मेम्ब्रेन मास होती है, आर क्लासिफाइड एज इंटीग्रल। इंट्रिंसिक प्रोटीन इम्बेडेड होती है विद इन अ लेयर। तो यहाँ पे अगर इंट्रिंसिक आप देखोगे तो ये आपकी लेयर के अंदर धसी हुई होती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरीफेरल जो होती है वो आपके जो पेरीफेरल होती है वो लूजली अटैच्ड होती है मेम्ब्रेन सरफेस पे एंड इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट में। ये यहाँ पे पेरीफेरल मेम्ब्रेन आप देख सकते हो जो लूजली अटैच्ड है आपके मेम्ब्रेन में। देन कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट एज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। दे फॉर्म ए ग्लाइकोकैलिक्स ऑन ए एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे विच प्ले ए रोल इन सेल रिकॉग्निशन, एडिशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स में आपके होते हैं। देन मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जैसे फ्लूइडिटी है जो इन्फ्लुएंस करती है आपकी टेम्परेचर, फैटी एसिड कंपोजिशन एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को। एसिमेट्री लिपिड एंड प्रोटीन जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनर आउटर जो है एसिमेट्रिकल होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी अलाउ करती है आपकी सेलेक्टिव पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल एंड डायनेमिक नेचर कंटिन्यू लेटर मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। एक्शन पोटेंशियल, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट पे होती है इन न्यूरो। इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंसेस अगर आती है तो इसके डिस्टर्बेंस से अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सोडियम पोटेशियम यहाँ पे सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम जो होती है वो एटीपीज पंप, यानी यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है अगर इसकी एक्टिविटी हम कराते हैं तो।
तो -70 आपका जो है रेस्टिंग, फिर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और फिर रेस्टिंग पोटेंशियल अगेन ये करती है। तो यहाँ पे फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो सबसे पहला फेज आती है डीपोलराइजेशन, जहाँ पे ट्रिगर करती है व्हेन मेम्ब्रेन रीचेज द थ्रेशोल्ड -55 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे इसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। एंड वोल्टेज गेटेड क्या होती है कि सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाती है -55 मिलीवोल्ट रीच करते हैं, मतलब रीच यहाँ से -70 टू -55 मिलीवोल्ट पे जाती है। तो सोडियम जो चैनल है वो ओपन हो जाती है, यानी रैपिड इन्फ्लक्स होती है सोडियम लीड टू पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रीपोलराइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, रीपोलराइजेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैक्सिमम रीच करने के बाद +30 मिलीवोल्ट, उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है। यहाँ पे जो सोडियम चैनल है वो क्लोज्ड हो जाती है, यानी वोल्टेज गेटेड। अब यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा और ई फ्लक्स यानी जो पोटेशियम अंदर है वो रीस्टोर्स करती है नेगेटिव पोटेंशियल को। हाइपरपोलराइजेशन होती है, यानी आपके यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन मेनली -70 से भी नीचे हो जाती है आपकी। इसे हम एक्सेसिव अगर पोटेशियम के ई फ्लक्स होता है तो मेम्ब्रेन बिकम अ मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग, यानी -70 से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अगर तुरंत आपका रिटर्न हो जाती है ये रेस्टिंग स्टेट पे, सोडियम पोटेशियम एटीपेज रिस्टोर अगेन कर लेती है आपके आयनिक ग्रेडियंट को। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो ऑल और नन रिस्पॉन्सेज थ्रेशोल्ड स्टिमुलेट करती है रिक्वायरमेंट पर। रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है इसमें दो टाइप होते हैं, एब्सोलूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। Transport processes across a membrane. Transport across a biological membrane is essential for maintaining cellular homeostasis and broadly classified into a passive, active and vesicular ट्रांसपोर्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ना बायोमोलिकुल्स में, ये हम कई आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर यूनिट्स में। तो पैसिव यूनिट की बात करते हैं, इसमें कोई भी एनर्जी आपकी नहीं लगती है। पैसिव यूनिट डज नॉट रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी एंड अकर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर टू लोअर ये मूव करती है। इसमें कोई भी एनर्जी का आपका खर्च एक्सपेंडिचर नहीं होती है। तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन आती है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक O2CO2, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होती। फैसिलिटेड डिफ्यूजन ये भी अगेन आपका पैसिव डिफ्यूजन का पार्ट है। मेडिएटेड बाई स्पेसिफिक कैरियर और चैनल प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बाय ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो ये पैसिव है, ये एग्जांपल जरूर आप याद रखें, ये फैसिलिटेड आपके डिफ्यूजन में आती है। ऑस्मोसिस में आप जानते हो कि हायर टू लोअर मूव करती है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फैसिलेट बाई एक्वापोरिन से ये फैसिलेट होती है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक जो होती है उसमें सेल गेन करती है वाटर को, हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर जाएगा, यानी सेल जो है लॉस करती है वाटर को। एंड आइसोटोनिक में जानते हो कि ये कोई सेल है जितना वाटर अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा, तो ये मेंटेन रहती है, इक्वल रहती है। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर एनर्जी एंड अगर अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर टू हायर की तरफ जाती है। जैसे आपने घर में मोटर चालू किया तो छत पे टंकी रखी है, तो उसमें आपका एटीपी यानी नीचे का वाटर पहुंचाना है आपको ऊपर, तो उसमें आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें डायरेक्ट यूज होती है एटीपी की। एग्जांपल में सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप करती है 3 सोडियम आउट एंड 2 सोडियम इनटू द सेल। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो कि स्टैब्लिश करती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। इसमें दो टाइप आपको मिलेंगे, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट जो है वो टू सबस्टांसेस मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिम्पोर्ट में तो बी सी जो है वो दो कुछ सबस्टांसेस है सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो आपके सिम्पोर्ट का एग्जांपल हो गया। एंटीपोर्ट में सबस्टांसेस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करती है आपकी सबस्टांसेस। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें इंडोसाइटोसिस यानी अपटेक ऑफ मटेरियल इनटू द सेल। इसमें भी टाइप्स जैसे फैगोसाइटोसिस होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स एंड पिनोसाइटोसिस में इसके फ्लूइड्स। एक्सोसाइटोसिस जो कि रिलीज करती है सबस्टांसेस फ्रॉम द सेल, इंपॉर्टेंट होती है फॉर सिक्रेशन हार्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर एंड प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखते हो इंडोसाइटोसिस में इंगल्फ कर रही है, ये रिलीज कर रही है एक्सोसाइटोसिस में। तो ये आपके फीचर हो गए पैसिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एनर्जी की कोई नीड नहीं है लेकिन एक्टिव में नीड है। डायरेक्शन जो है वो अलोंग ग्रेडियंट होती है, इसमें अगेंस्ट ग्रेडियंट होती है। प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट ऑप्टिमल इसमें इसेंशियल होती है। एग्जांपल में डिफ्यूजन आ गया, इसमें सोडियम पोटेशियम। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चरल बेसिस फ्लूइड मोजाइक का मॉडल हमने देख लिया, रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीज देखा एंड डिटेल यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल हमने देखा, डिफरेंसेस बिटवीन फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सो जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उतना सफिशियंट है आपके लिए। ज़्यादा अगर डेप्थ में जाओगे टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा एंड बाकी इतना डेप्थ वाली सवाल आने वाले भी नहीं है। अगर आएगी भी तो वो पीवाईक्यूज मैंने ईयर में लगा रखे, वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। बाकी अभी आपको क्या करना है कि जितना क्विक हो सके आपको पूरा इंटायर सिलेबस कवर करना है।
क्योंकि अगर आप कुछ भी छोड़ के गए उससे आसान क्वेश्चन आ गया तो फिर एंजाइम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एंजाइम में टोटल 6 मेजर क्लासेस आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफेरेज हाइड्रोलाइजेज लाइजेज एंड आइसोमेरेजेज एंड लाइगेजेज आती है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा एंजाइम का हम डेफिनेशन भी जान लेते हैं कि एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती है दैट एक्सेलरेट करती है बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी हमारे बॉडी में अगर कोई एंजाइम है तो हमारे कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं फास्ट करती है विदाउट बीइंग ए कंज्यूम्ड, यानी खुद कंज्यूम ना होकर बस रिएक्शन में मतलब कंज्यूम नहीं होती है, वो बस साथ में है और फास्ट कर रही है। द इंटरनेशनली accepted classification system is provided by इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमोलिकुलर बायोलॉजी। तो इन्होंने ये जो भी मेजर क्लासेस है एंजाइम के इन्होंने दिया विच ग्रुप एंजाइम बेस्ड ऑन रिएक्शन विद दे कैटेलाइज। तो बेस्ड ऑन रिएक्शन के बेसिस पे इन्होंने 6 मेजर ग्रुप्स दिए। तो फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या होता है कि कैटेलाइज जो है ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम्स का होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर ट्रांसफर हो रही है आपकी। ट्रांसफरेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफर होगा आपका फंक्शनल ग्रुप को, एंड काइनेजेस इसका एग्जांपल है जहाँ पे ट्रांसफर होती है फॉस्फेट ग्रुप का। तो ये कोई फंक्शनल ग्रुप है मान लो, तो ये ट्रांसफर हो रही है आपके इस पे, तो ये रिएक्शन में आपने देखा यहाँ से यहाँ उठ के आपको ट्रांसफर हो गया फंक्शनल ग्रुप। देन हाइड्रोलिसिस में क्या होती है कि कैटालाइसिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है बॉन्ड क्लीवेज यूजिंग अ वाटर, यानी जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाती है आपकी यूजिंग अ वाटर लाइक अ प्रोटीजेज लाइपेजेज एंड न्यूक्लियसेस। देन लाइसिस जो है वो कैटेलाइज करते हैं एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। ना तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रही है ना ही ऑक्सीडेशन हो रही है, इसके बिना ही ये ग्रुप को रिमूव कर दे रही है, ऑफन फॉर्म करती है आपके डबल बॉन्ड को। तो कोई भी यहाँ पे लाइसिस में अगर जैसे डीऑक्सी कार्बोलाइसिस हो रही है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करती है। आइसोमेरेजेस की बात करते हैं तो कैटेलाइज स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट विद इन मॉलिक्यूल होती है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज है तो इसी के मॉलिक्यूल के अंदर बस रीअरेंजमेंट हो जाती है, यानी लेफ्ट OH है तो राइट OH हो जाएगा ऐसा। लाइगेजेस की बात करते हैं तो ज्वाइन करती है 2 मॉलिक्यूल यूजिंग ATP। ऑफ कोर्स लाइगेजेस में एडिशन होती है आपकी, बट यहाँ पे ATP की जरूरत पड़ती है। नाउ एंजाइम कमीशन नंबर, ये बेसिकली जो एंजाइम में आपको नंबर दिखता होगा वो क्या क्या शो करता है, 4 डिजिट का आपको नंबर दिखता है। तो फर्स्ट डिजिट है वो क्लास को बताता है, सेकंड डिजिट आपको सब क्लास, थर्ड वाला को थर्ड जो है वो सब क्लास, एंड जो लास्ट वाला नंबर है ये वो आपके सीरियल नंबर को दिखाता है। तो ये 1111 जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एग्जाम्पल है। नाउ एंजाइम काइनेटिक्स की बात करें तो एंजाइम काइनेटिक्स इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड हाउ दे चेंजेस विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट और फिर प्रोडक्ट ये बना देती है। लेकिन यहाँ पर आप देखो एंजाइम बाहर निकल गया, यानी एंजाइम जो है वो कहीं रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देती है। ये काफ़ी पूछते हैं मिचालिस मेंटन काइनेटिक्स, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना इसे डायरेक्टली आप याद रखना, V इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाई के एम प्लस एस। एस जो है यहाँ पे सबस्ट्रेट है एंड वी मैक्स जो है वो वेलोसिटी को कहते हैं, के एम जो है वो कांस्टेंट होती है, मिचालिस कांस्टेंट। तो वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट एंड के एम जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विद द वेलोसिटी इज हाफ ऑफ वी मैक्स। सो यहाँ पे अगर लो के एम होगा तो हाई एफिनिटी होती है, हाई के एम होगा तो लो एफिनिटी होती है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली मिचालिस इक्वेशन पूछा था उन्होंने, तो ये आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। एमसीक्यू में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड वो दे देंगे कि आप पूरा बैठ के कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली वो फार्मूला बेस्ड ही अगर आती भी है तो डायरेक्टली आप फार्मूला ये लगाओगे वैल्यू पुट करोगे, लेकिन जनरली वो पूरा फार्मूला ही उठा के दे देते हैं। अब आपको वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि वी मैक्स एस के एम प्लस एस, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पर इंटू में है, यहाँ पे एडिशन में के एम एडिशन एस है। आओ यहाँ पे आपके यहाँ पे ग्राफ है लीनियर, जहाँ पे y इक्वल टू एम सी प्लस सी का एक ग्राफ है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ग्राफ है। जस्ट ये याद नहीं रखना, आपको यहाँ पे याद रखना है कि y इंटरसेप्ट है वो 1/v मैक्स होती है, x इंटरसेप्ट है वो -1/km होती है। तो ये इंटरसेप्ट वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल भी बना दिया है कि पैरामीटर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इंटरसेप्शन। जैसे स्लोप जो है वो km बाई वी मैक्स होती है, इंडिकेट करती है एंजाइम एफिनिटी को। वाई इंटरसेप्ट 1/v मैक्स होती है, यानी वी मैक्स आप देख रहे हो कि नीचे ही है,
एंड रिएक्शन मैक्सिमम रिएक्शन रेट को बताती है। एक्स जो है वो -1/km है, सबस्ट्रेट एफिनिटी को बताती है। तो ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यहाँ से ये टॉपिक से आपको ये टेबल याद रखना है, डायरेक्टली आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ एंजाइम इनिबिशन की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका एंजाइम इनिबिशन में कम्पिटिटिव इनिबिशन है। कम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि इनिबिटर रिसेंबल करती है सबस्ट्रेट कम्पीट फॉर एक्टिव साइट, यानी मतलब उसी की तरह दिखेगा आपका एक्टिव साइट पे जो बाइंड होती है सबस्ट्रेट, उसी की तरह आपकी कम्पिटिटिव जो सबस्ट्रेट है वो भी दिखती है। जहाँ पर Km इंक्रीजेस Vmax जो है वो अनचेंज्ड होती है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि कम्पिटिटिव इनिबिशन में जो है Km इंक्रीज करती है, Vmax जो है वो अनचेंज्ड होती है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो इनिबिशन बाइंड एट अ डिफरेंट साइट, यानी इनिबिटर जो है वो कोई डिफरेंट साइट, यानी एक्टिव साइट मान लो कि ये है, तो यहाँ पे जैसे ये एक्टिव साइट है एंड ये अदर देन एक्टिव साइट है, तो यहाँ पे ये नॉन कम्पिटिटिव वाला बाइंड होती है और क्या करता है कि शेप को चेंज कर देती है। अब शेप को चेंज कर देगा तो क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनते, सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाता, तो अल्टर हो जाती है यहाँ पर एंजाइम फंक्शन। Vmax इसमें क्या होता है कि डिक्रीज करती है, Km अनचेंज होती है। तो ये अगेन आपको याद रखना है कि कम्पिटिटिव में क्या हो रहा था कि Km इंक्रीज कर रहा था, Vmax अनचेंज था। नॉन कम्पिटिटिव में Vmax जो है वो डिक्रीज कर रही है आपकी और Km जो है वो अनचेंज है। अनकम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो इनिबिटर जो है वो बाइंड करती है ओनली ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे, बोथ Km एंड Vmax जो है इस केस में दोनों डिक्रीज आपकी करती है। तो इन्होंने क्वेश्चन भी पूछ रखा था कि IIT जैम में, तो कई बार ना इसका क्वेश्चन उठा के उसमें दे देते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो कम्पिटिटिव इनिबिशन से पूछ रखा था, ये काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो Km जो है वो इंक्रीज करती है कम्पिटिटिव में एंड Vmax जो है वो अनचेंज्ड होती है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एंजाइम कैटेलिस्ट रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम जो है वो क्या करती है कि डिक्रीज करती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को। तो इसमें बेसिकली दो क्लासिक मॉडल आते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन में। एक है जो कि लॉक एंड की मॉडल आती है, जो कि प्रपोज किया था बाय फिशर ने, एंड सबस्ट्रेट इसमें फिट करती है एग्जैक्टली इनटू द एक्टिव साइट। बट लेटर ऑन क्या था कि इंड्यूस फिट मॉडल आया था। उन्होंने कहा था कि जो ये जो सबस्ट्रेट एंड एंजाइम है कॉम्प्लेक्स है, ये कहीं ना कहीं मॉडिफाइड भी हो जाती है। तो ये आपके कोसलेंड ने किया था, जहाँ पर एक्टिव साइट अंडर को कन्फर्मेशनल चेंजेस आती है आपके अपॉन ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग। तो ये कोई एंजाइम है, तो यहाँ पे बाइंडिंग से पहले इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती है ताकि इजिली जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर सके एंड प्रोडक्ट बना सके। तो ये फ्लेक्सिबल होती है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कैटेलिटिक मैकेनिज्म की बात करें तो एंजाइम एक्सेलरेट करती है आपकी रिएक्शन थ्रू सेवरल स्ट्रेटजी, जैसे एसिड बेस कैटालिसिस जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, कोवेलेंट कैटालिसिस टेम्परेरी कोवेलेंट बॉन्ड बना के आपके बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ये फास्ट कर देगी। मेटल आयन कैटालिसिस, मेटल आयन जो है वो स्टेबलाइज करती है चार्जेस ऑन और पार्टिसिपेट करती है इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड proximity and orientation effect. Enzyme brings substrate close together in a correct orientation. नाउ ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन में क्या है कि जो शुरुआती स्टेट है, रिएक्टेंट स्टेट है, उससे ज़्यादा स्टेबल आपका ट्रांजिशन स्टेट होती है। बस इसका कहने का मतलब इतना ही है कि एंजाइम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है ट्रांजिशन स्टेट मोर देन द सबस्ट्रेट लेवल। दिस लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज करती है आपकी रिएक्शन रेट को। कौन से ऐसे फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे? तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच एंड प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर और एक्टिवेटर। सो 6 मेजर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया एंजाइम्स का। मिचेल एंड मेंटेन, इसमें मैंने इक्वेशन बताया था जो कि डायरेक्टली आपको याद रखना है। फिर लीनियर बर्क प्लॉट सिग्निफिकेशन, जहाँ पे मैंने बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट पे क्या था, वाई पे क्या था, ओके, एंड स्लोप क्या था, ओके, स्लोप वाला। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि 1/Vmax ऐसा था, के में 1 माइनस में था 1/Km। तो इस तरीके से आपको याद रखना है डायरेक्टली। टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिशन एंड देयर इफेक्ट्स, लॉक एंड की वर्चुअल इंड्यूस फिट मॉडल हमने देखा, एंड मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, एसिड बेस कोवेलेंट मेटल आयंस, ये सब हमने डिस्कस अभी कर लिया। नाउ मूव करते हैं आपके नेक्स्ट इसी यूनिट के सब टॉपिक पे, जो कि है मेटाबॉलिज्म, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स रिएक्शन अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ए लाइफ। जितने भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आपके ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ये सब आगे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ज़्यादा नहीं बस प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। ग्लाइकोलिसिस साइकिल उतना ज़्यादा हम पूरा बैठ के ग्लाइकोलिसिस बनाना नहीं करेंगे, सिर्फ आपको प्रोडक्ट ही तो याद रखना है कि क्रेब साइकिल में क्या प्रोडक्ट बनता है, कैल्विन साइकिल में क्या बना, ये सब। तो टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म इस ब्रेकडाउन होती है कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इन सिंपलर मॉलिक्यूल में, तो उसे हम कैटाबॉलिज्म करते हैं। ये टर्म्स ये सब आपको याद रखना चाहिए। रिलीज करना एनर्जी इसमें एक्सर्गोनिक होती है, यहाँ पे रिलीज होती है कैटाबॉलिज्म में। अगर कोई एक चीज़ है वो अगर टूट के दो बनाता है तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो आपका रिलीज करता है, ठीक है।
एग्जाम्पल में आपको ग्लाइकोलिसिस, आपने ग्लाइकोलिसिस में देखा होगा कि एटीपी का फॉर्मेशन होती है। देन एनाबोलिज्म है, इसमें क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन, यानी कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सिंपलर मॉलिक्यूल मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे एनर्जी की नीड होती है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह। अब क्या एग्जांपल आ गया, ये आपका एनाबोलिज्म का एग्जांपल है, प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं तो पाथवे जो होती है वो सिक्वेंशियल होती है, यानी जो रिएक्शन होती है स्टेप वाइज होती है। ईच स्टेप जो है वो कैटेलाइज करती है बाय स्पेसिफिक एंजाइम। फिर इरिवर्सिबल एंड रेगुलेटेड स्टेप होती है। सम जो स्टेप्स होती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा होगा कि कुछ स्टेप्स जो है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी वापस जा तो सकते हैं लेकिन वापस आ नहीं सकते। दे आर की रेगुलेटरी पॉइंट होती है, रेट लिमिटिंग स्टेप्स भी होते हैं। नाउ कंपार्टमेंटलाइजेशन पाथवे अकर इन स्पेसिफिक सेलुलर लोकेशन, जैसे साइटोप्लाज्म में आपको ग्लाइकोलिसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन चलती है। एनर्जी कपलिंग की बात करते हैं तो इंटरगोनिक रिएक्शन आर कपल्ड विद एक्सोगोनिक रिएक्शन, एटीपी हाइड्रोलिसिस। यूज ऑफ कैरियर्स, यहाँ पे एनर्जी जो कैरियर होती है एटीपी होती है। इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होती है एनएडी प्लस एफएटी वगैरह होती है। फीडबैक रेगुलेशन, यानी इन प्रोडक्ट जो है इनिबिट करती है अर्ली एंजाइम्स, यानी फीडबैक इनिबिशन करती है, यानी अगर एंड प्रोडक्ट बन जाती है तो सिग्नल देती है कि अब एंजाइम बनाना बंद करो क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुका है। तो कोई भी हमारे बॉडी में ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेफालतू का एंजाइम्स बन रहा है या कुछ बन रहा है, कुछ का कुछ बन रहा है, नहीं। बिल्कुल सिस्टमैटिक चीज़ें चलती हैं। अगर कोई चीज़ की नीड है तो वो चीज़ें होगी, नीड नहीं है तो वो चीज़ें बंद हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ पाथवे, यानी डिफरेंट पाथवे आर इंटरकनेक्टेड होती है। कॉमन इंटरमीडिएट लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी सब रिएक्शन जो है जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। किसी का प्रोडक्ट किसी का सबस्ट्रेट बनता है एंड फिर आगे फर्दर रिएक्शन चलती है। स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म पाथवे की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस आती है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म हो रही है एंड ग्लूकोज से आप जानते हो कि इन प्रोडक्ट जो है वो पायरुवेट बनती है, जिसमें नेट गेन जो है 2 एटीपी एंड 2 एनएडीएच मिलती है। इतना सफिशियंट है आपके लिए। एंड क्रेब साइकिल की बात करते हैं तो क्रेब साइकिल आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। इसमें एसिटाइल कोए से CO2 आपके बनता है एंड प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होती है NADH, FADH2 एंड GTP। ओके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में आप इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। NADH, FADH2 मिलकर ATP यहाँ पे बनाता है। फाइलन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है वो O2 होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में। तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, जैसे ग्लाइकोलिसिस। अब ये डिटेल में बताना मुझे वर्थ इट नहीं लगता, बस आपको चीज़ें खाली याद होनी चाहिए। जैसे ये डायरेक्टली यहाँ पर टर्म पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना आपको ग्लाइकोजेनेसिस होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होती है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके अगर हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो लाइसिस हो रही है यहाँ पे। फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी अदर देन कोई सोर्सेज होनी चाहिए यहाँ पे, तो उससे हम ग्लूकोज बना रहे हैं जैसे अमीनो एसिड ग्लिसरॉल, तो उसे हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस करते हैं। नाउ लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इसमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। फैटी एसिड जो है एसिटाइल कोई बनाती है, प्रोड्यूस करती है NADH, FADH2 एंड फैटी एसिड सिंथेसिस आपके साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो एसिटाइल कोई जो है वो फैटी एसिड बना रही है एंड रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है NADP का एंड ATP का एंड NADPH का। फिर ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट होती है, ये ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में ये ब्रेक डाउन होती है आपकी। फिर कीटो जेनेसिस है जो कि लिवर में हो रही है एंड एक्सेस एसिटाइल को है वो कीटोन बॉडीज में आपकी कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म है, इसमें क्या होगा, ये कुछ स्टेप्स है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जिससे ट्रांसएमिनेशन जहाँ पर ट्रांसफर हो रही है अमीनो ग्रुप बिटवीन अमीनो एसिड एंड कीटोन। फिर डीएमिनेशन में रिमूवल होती है आपके अमीनो एसिड के। स्टेप्स पूछ लेते हैं कई बार अमीनो एसिड के, तो ये स्टेप्स जरूर याद रखें कि ट्रांसएमिनेशन के बाद डीएमिनेशन, फिर यूरिया साइकिल आपकी हो रही है, फिर कार्बन स्केलेटन यूटिलाइजेशन हो रही है। तो ये स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीएमिनेशन में हमने देखा कि रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हो रही है। यूरिया साइकिल आपके लिवर में हो रही है, कन्वर्ट करती है टॉक्सिक जो अमोनिया यहाँ पे फॉर्म हुई है उस अमोनिया को ये यूरिया में बदलती है, जो कि फर्दर फिर कार्बन स्केलेटन यूटिलाइजेशन यानी अमीनो एसिड कन्वर्ट करती है पायरुवेट, एसिटाइल कोए एंड TCA इंटरमीडिएट्स में। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में डी नोवो सिंथेसिस होती है, जहाँ पर फॉर्मेशन होती है बेसिक प्रिकर्सर लाइक अमीनो एसिड, CO2 एंड अमोनिया का फॉर्मेशन होती है इस पाथवे में। तो ये पाथवे में ना आपको बस याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो बेसिक प्रिकर्सर होती है। अमीनो एसिड, CO2, NH3 फॉर्मेशन फ्रॉम बेसिक प्रिकर्सर। फिर साल्वेज आपके न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में साल्वेज मेटाबॉलिज्म
pathway है metabolism process in which free nitrogen bases and nucleosides are recycled from a nucleotides instead of being synthesized डी नोवो। तो ये इसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं एंड मैकेनिज्म वगैरह दिए गए हैं। इतना आपको स्ट्रक्चर वक्चर याद नहीं करना है आपको, बस याद रखना है कि फ्री बेसेस एक्टिवेटेड शुगर मिलकर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बना रहे हैं आपके। एंड ये याद रखना है कि एडिनिन एंड पीआरपीपी मिलके एएमपी बनाते हैं। ग्वानिन एंड पीआरपीपी, पीआरपीपी मीन्स 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट होती है एंड ग्वानिन पीआरपीपी मिलके जीएमपी बनाती है एंड हाइड्रोजैंथीन जो है वो मिलके आपके आईएमपी बनाती है। सिग्निफिकेंट क्या है, सेव करती है एनर्जी एंड रिसोर्सेज को, मेंटेन करती है न्यूक्लियोटाइड पूल बैलेंस को, एसेंशियल होती है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के लिए एंड प्रिवेंट करती है एक्सेस ब्रेकडाउन। फिर इसके कुछ क्लिनिकल रिलेवेंस है, ये आप खुद पढ़ लेना, जिससे एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ कि डिफिशियंसी होती है तो एजीपीआरटी एंजाइम लीड टू लिंच निहान सिंड्रोम, ये कॉज करती है, कॉज यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड लीड न्यूरोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी दिखाती है। नाउ न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली डिग्रेड हो रही है, प्यूरिन जो है यूरिक एसिड बनती है एंड पायरिमिडीन से बीटा एलानिन एंड बीटा एमिनो आइसोब्यूटाल, तो ये डिग्रेड करके ये बना रही है। देन डीएनए आरएनए टर्नओवर कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है एंड डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है, जिससे ग्लूकोज जो है वो एसिटाइल को फिर एंड फैटी एसिड, तो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अमीनो एसिड में टीसी साइकिल इंटरमीडिएट आती है, लिपिड्स में एसिटाइल को है। तो इसके साथ ही आपका जो ये यूनिट है वो खत्म होता है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म मीन्स होती है कि जितने भी आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रहे हैं आपके बॉडी में, वो बेसिकली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दो टाइप के हमने पढ़ा था, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। प्रिंसिपल स्टेप बाय रिएक्शन हो रही है, एंजाइम रेगुलेट कर रही है, एटीपी सिंथेसिस हो रही है, फीडबैक इनहिबिशन। फिर पाथवेज में हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, लिपिड्स में बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड सिंथेसिस एंड अमीनो एसिड में यूरिया साइकिल देखा, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन देखा। तो ये मेजर आपका यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स खत्म होता है एंड बस एक और लास्ट बचा है, बायो एनर्जेटिक्स बेसिक कंसेप्ट। तो बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग सिस्टम एक्वायर, ट्रांसफॉर्म, स्टोर एंड यूटिलाइज करती है एनर्जी टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क सच एज ग्रोथ, मूवमेंट, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी जितने भी बायोएनर्जेटिक्स वगैरह हैं आपके लाइक, तो क्या करती है कि आपके जितने भी ग्रोथ रिलेटेड वर्क है, मूवमेंट है, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है, वो सब करती है। तो फीचर्स क्या है, एनर्जी इन बायोलॉजिकल सिस्टम फॉलो करती है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को, सेल कन्वर्ट करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लाइट से केमिकल, केमिकल से एटीपी एंड एटीपी जो है वो एक्ट करती है यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी एंड मेटाबॉलिज्म पाथवे है वो ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेप वाइज एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन के लिए ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस वगैरह तो काफ़ी इजी है, जहाँ पे जो सनलाइट आ रही है उससे हम केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये उसका इक्वेशन है। एंड लाइट रिएक्शन बेसिकली आपके थाइरोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू एटीपी एंड एनएडीपीएच में कन्वर्ट करती है। ये इसको स्टेप्स हैं, जैसे लाइट पहली बार एब्जॉर्व होती है, आपकी क्लोरोफिल एब्जॉर्व करती है लाइट एनर्जी को एंड फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व पीएस2 एंड पीएस1, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, यानी जो वाटर टूट के इलेक्ट्रॉन बेसिकली निकलती है, रिलीज करती है ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी वाटर से ही आपके बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन आती है। फिर एटीएस वगैरह चलती है, एटीपी फॉर्मेशन होती है, एनएडीपीएस वगैरह फॉर्म होती है। तो आउटकम क्या है लाइट रिएक्शन में, तो ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि लाइट रिएक्शन में एटीपी बनती है, एनएडीपीएच बनती है एंड O2 रिलीज होती है। नाउ डार्क रिएक्शन की बात करें, ये यहाँ पे पीएस, सबसे पहले पीएस2 पे पड़ा लाइट एंड देन फिर ये फोटोलिसिस करती है ऑफ वाटर एंड देन फिर इलेक्ट्रॉन वगैरह का ट्रांसफर होती है, ये सब। डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रोमा में होती है आपकी फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ ग्लूकोज यूजिंग एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन में ऐसा बन रहा था आपका। तो फेजेस इसमें कार्बन फिक्सेशन आती है, जिसमें कि जो CO2 है वो कंबाइन करती है RUBP से, रूबिस्को एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। फिर रिडक्शन फेज आती है जहाँ पे एटीपी एनएडीपीएच जो है वो कन्वर्ट होती है 3PGN इंटू G3P एंड रीजनरेशन में सम G3P मॉलिक्यूल अगेन आपके रीजनरेट करती है RUBP। तो आउटकम क्या है डार्क रिएक्शन में, तो ग्लूकोज जो है वो आफ्टर मल्टीपल साइकिल्स यहाँ पे बनेगा। नाउ रेस्पिरेशन और सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू रिलीज एनर्जी करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे ग्लूकोज आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेकडाउन होकर एटीपी वगैरह आपका रिलीज हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलती है, अगेन आपका वही ग्लाइकोलाइसिस वाली रिपीट हो रही है, क्योंकि इसमें आपने देखा था कि एटीपी वगैरह बनती है। तो नेट अगेन 2 एटीपी होता है, 2 एनएडीपीएच, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में चलती है, जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जहाँ पे एनएडीपीएच, FeDH2, एटीपी, CO2 वगैरह रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनर माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं। तो डायरेक्टली आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, एनएडीपीएच, FeDH2 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑक्सीजन जो है वो एक्ट करती है, फाइनल एक्सेप्टर होती है आपकी फॉर्मिंग फाइनल सॉरी ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर्मिंग वाटर।
सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन मैंने डिस्कस कर लिया है, जहाँ पर कंसिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। इलेक्ट्रॉन मूव करती है स्टेप बाय रिलीजिंग एनर्जी, एंड एनर्जी पंप करती है प्रोटॉन इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस में। प्रोटॉन ग्रेडियंट जहाँ पर H प्लस कंसंट्रेशन जो होती है इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस होती है एंड क्रिएट करती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को प्रोटॉन मोटिव फोर्स को। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जहाँ पर प्रोटॉन फ्लो करती है बैक थ्रू एटीपी सिंथेसिस एंड ड्राइव करती है एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो कीमो ऑस्मोसिस लिंक करती है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विथ एटीपी सिंथेसिस, एंड एटीपी यील्ड करती है मेजर एटीपी यहाँ पे 28 टू 34 एटीपी पर ग्लूकोज यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है। जनरल थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, यहाँ पे बेसिकली ये डायरेक्टली आप याद रखना कुछ थर्मोडाइनमिक का प्रिंसिपल है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म जाती है। जैसे लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस में जाती है। सेकंड लॉ में क्या है कि एनर्जी जो है ट्रांसफर करती है, इंक्रीज करती है आपकी एंट्रोपी को। बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन करती है ऑर्डर बाय इंक्रीजिंग एंट्रोपी इन सराउंडिंग। फिर फ्री एनर्जी, जिप्स फ्री एनर्जी डिटरमाइन करती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसे डेल जी जो है वो अगर नेगेटिव है, नेगेटिव आती है डेल जी आपका, तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, यानी खुद ब खुद यहाँ पे आपका रिएक्शन हो रहा है। पॉजिटिव है तो एनर्जी देके हम रिएक्शन को करा रहे हैं। फिर आपका कपल्ड रिएक्शन जो कि इंटरगोनिक रिएक्शन आर ड्राइवन बाय एक्सरगोनिक वन। एटीपी हाइड्रोलिसिस एंड ड्राइव्स करती है बायोसिंथेसिस, ये आपका कपल्ड रिएक्शन होती है। रोल ऑफ एटीपी, स्टोर करती है एनर्जी एंड फॉस्फेट बॉन्ड को, एंड हाइड्रोलिसिस करती है एनर्जी, रिलीज करती है एनर्जी फॉर अ सेलुलर वर्क को। इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस है फॉर एनर्जी इन ग्लूकोज रिक्वायर, फोटोसिंथेसिस स्टोर्स करती है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि रिलीज करती है एनर्जी टू फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड ईटीएस एक्ट एज ए सेंट्रल मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्सेशन इन बोथ प्रोसेस एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके साथ ही आपका पूरा यूनिट जो है वो खत्म होता है। ये जैसे बायो एनर्जेटिक प्रोवाइड करती है फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू लिविंग सिस्टम है। फोटोसिंथेसिस जो है वो कैप्चर करती है एनर्जी को, रिस्पायरेशन एंड रिलीज करती है आपकी एटीपी को, एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो है इंश्योर करती है एफिशिएंट एटीपी प्रोडक्शन हो, एंड दिस प्रोसेस आर टाइटली रेगुलेटेड एंड गवर्न बाय थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, इंश्योरिंग करती है कि सर्वाइवल एंड फंक्शनैलिटी ऑफ सेल हो। तो मैंने बताया था कि एंड ऑफ यूनिट वाइज में एमसीक्यू लगा दूंगा, जिससे गैट बी में कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विच बॉन्ड स्टेबलाइज करती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को, तो हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो डायरेक्टली मैंने एक टेबल में दिखा दिया था कि कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो डायरेक्टली आप हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे टिक करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पे कौन सा है, तो लैक्टोज जो है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होती है। देन कैलेस्ट्रोल इज अ प्रिकर्सर ऑफ, कैलेस्ट्रोल किसका प्रिकर्सर होता है, तो स्टेरॉइड हार्मोन का होता है। देन फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेनली ड्यू टू, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम इनफ्लक्स के बेसिकली होता है। देन विच ट्रांसपोर्ट रिक्वायर करती है एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ पे। फिर एंजाइम से आपका कंपिटिटिव इनिबिटर अफेक्ट करते हैं विच पैरामीटर को, जैसे मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने एंजाइम से, तो कौन सा पैरामीटर को अफेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें कि जो वी मैक्स है वो तो अनचेंज्ड रहता है, लेकिन केम जो है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। देन एंजाइम दैट ट्रांसफर है फंक्शनल ग्रुप, कौन सा ऐसे मतलब ए में ट्रांसफर हो रहा था, तो ट्रांसफरेज में हो रहा था आपका। लॉक एंड की मॉडल को किसने प्रपोज किया था, तो लॉक एंड की मॉडल आपका फिशर ने प्रपोज किया था, पोस्टलैंड ने आपका इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज किया था। रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस PFK1 होता है आपका रेट लिमिटिंग, एंड सिमिलरली ये इरिवर्सिबल आपका प्रोसेस भी होता है, ये काफ़ी बार रिपीट की जाती है ये वाली क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस से। बीटा ऑक्सीडेशन की बात करें अकरिन, तो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूरिया साइकिल अकरिन है ओनली साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल न्यूक्लियस, तो यहाँ बोथ आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल में आपका यूरिया साइकिल होती है। देन प्यूरिन बेस जो होती है, प्यूरिन में हम देखते हैं कि आपका यूरस एडनिन गवानिन होता है। ओके, प्यूरिन बेसिस इंप्यूरिटीज एडनिन एंड गवानिन, यूरासिल पायरामिडीन में होती है बेसिकली आपका। देन ऑक्सीजन इवोल्यूशन अकर इन, तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन PS2 में होती है, क्योंकि यहाँ पे ही आपका वाटर जो है वो स्प्लिट करती है। ETS में मैंने बताया था कि सबसे पहले वाटर स्प्लिट करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलती है आपकी, एंड वाटर यहाँ पे ऑक्सीजन देती है। एटीपी इल्ड करती है फ्रॉम वन ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं, तो टोटल आपके 32 आपके एटीपी बनते हैं अप्रॉक्स। देन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ETS में कौन था, तो ऑक्सीजन था आपका। देन एक्सर्गोनिक रिएक्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, तो नेगेटिव डेल जी होना चाहिए। एक्सर्गोनिक रिएक्शन यानी एनर्जी रिलीज हो रही है,
तो इसके साथ ही सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड ये नोट्स जो है वो किस तरीके से आप ले सकते हो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप इसी वीडियो के नीचे मैं पिन कर दूंगा, जिसमें पूरे कंप्लीट आपके गेट बी का पूरा नोट्स होगा एंड काफ़ी क्विक आप रिवाइज कर सकते हो वीडियो पूरा ना देख के। बल्कि अगर आपको चीज़ें मेरी समझ में आ रही है, नोट्स मेरी समझ में आती है, तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।